टेल ऑफ वेलर, ये जो चैप्टर है आपके पास में, टेल ऑफ वेलर हमारे पास में मतलब एक बहादुरी की गाथा, ये आपके पास में है। मेजर मतलब एक बहादुरी की गाथा किसकी? मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा, जिसने की बहुत ही बहादुरी दिखाई इन्होंने। एंड ही फाउट ब्रेवली, उन्होंने बहादुरी से लड़ा। सेल्फलेसली मतलब अपना ना सोचते हुए कि मैं मर जाऊंगा, कुछ हो सकता है, मेरे पीछे मेरी परिवार है, नहीं। सेल्फलेसली इन्होंने जो है वो अपनी डी कंपनी को चार्ज किया और इन्होंने इंडिया के लिए डिफेंड किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। इन्होंने अपना जो पेट्रियोटिक फीलिंग थी, सेल्फलेस आपके देश के प्रति अपनी भावना थी, उसको पूरी तरीके से इसमें व्यक्त किया, उसको बताया गया है। जिस तरीके से उन्होंने एक आइडियल स्टैंडर्ड आपके पास में रेस किया है कि सोल्जर्स जो है वो किस तरह से सब कुछ छोड़ के सिर्फ देश के लिए लड़ते हैं, उस चीज को रिप्रेजेंट किया, उसी चीज को ये हमारे पास में शो कर रहे हैं। तो इनकी ब्रेवरी को बताया गया है इस चैप्टर में, इनको ट्रिब्यूट दिया गया आपके पास में नेशनल वॉर मेमोरियल में। और कई सारे हम जितने भी शहीद हैं उनको इसी तरह से याद करते हैं कि हम उन पे गीत बनाते हैं, रिपब्लिक डे वगैरह पे उन गीतों को हम दिखाते हैं, यूज करते हैं। मेरे देश रे, मेरा देश हुआ रे रोशन, ले कुर्बान किया तुझी पे ये तन मन। ये हमारे पास में जो है वो कुछ पोएटिक लाइंस हैं जो हमारे देशभक्तों की जो डेडिकेशन है उसको बताने के लिए, उनकी ब्रेवरी को, एक सेल्फलेस लव जो हमारे देश के लिए वो शो कर रहे हैं, उसको बताने के लिए यूज की गई है। ये जो लाइंस है आपके पास में किसकी है? ये गाना है जो शंकर महादेवन ने दिया था। किसने दिया था? शंकर महादेवन, सुना भी होगा शायद। एक म्यूजिक कंपोजर है हमारे पास में, जयशंकर करके हैं। तो ये जो शंकर महादेवन है, इन्होंने एक सॉन्ग दिया था मेरा देश। मेरा देश, उसके हमारे पास में ये बोल है, मेरा देश रे, मेरा देश हुआ रे रोशन, ले कुर्बान किया तुझी पे ये तन मन। जो क्या दिखा रहा है? जो दिखा रहा है आपके पास में कि किस तरह से कोई एक सोल्जर अपने देश के तरफ प्रति अपना ग्रैटिट्यूड, अपना कर्तव्य भाव, रिस्पेक्ट और एडमायरेशन शो करता है कि वो किस तरीके से अपने देश को देखता है। और उन सोल्जर्स में हम अपने मेजर साहब को भी इंक्लूड कर रहे हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा, इसको बताया गया। दिस इज अ ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट मतलब क्या होता है? अ गिफ्ट ऑफ ऑनर, अ गिफ्ट ऑफ ऑनर या गिफ्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि हम किसी को धन्यवाद कह रहे हैं, हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऑनर दे रहे हैं। सो दिस इज अ ट्रिब्यूट टू द वैलियंट मेजर। वैलियंट मतलब फियरलेस एंड करेजियस, फियरलेस एंड करेजियस, भाई बहादुर, करेजियस, एकदम हिम्मत वाले, ताकतवर हमारे पास में जो मेजर सोमनाथ शर्मा है उनके लिए। इंडिया फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परम वीर चक्र, ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको जो है वो परम वीर चक्र मिला था। क्या मिला था? परम वीर चक्र। अपनी बहादुरी के लिए ये पहले सोल्जर बने जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हुज नेम इज इज्ड इन द एनाल्स ऑफ हिस्ट्री, कहते हैं इनका नाम जो है वो इज्ड मतलब दर्ज है, परमानेंटली फिक्स्ड है, लिखा गया है परमानेंटली। इज्ड से हम यूज करते हैं जब कोई चीज परमानेंटली हो। कहाँ? इन द एनाल्स ऑफ हिस्ट्री। एनाल्स क्या होते हैं? रिकॉर्ड बुक्स होती हैं, जो ईयरली रिकॉर्ड बुक्स होती है ना, उनकी बात हो रही है आपके पास में। उन रिकॉर्ड बुक्स में इनका नाम जो है वो आपके पास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। और सिर्फ ऐसा नहीं है आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए, ये हमेशा के लिए इनका नाम इस किताब में दर्ज कर दिया गया है इनके बहादुरी के लिए। एट एवरी इंटरसेक्शन ऑफ पेट्रियोटिज्म,
whether through the National War Memorial, soul-stirring patriotic songs, books and stories recounting acts of valor, or celebrations of आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव, हिज मेमोरी इज ऑनर्ड। कहते हैं इन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई थी, इन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई थी उस जंग में, तो इनका नाम परमानेंटली हमारी हिस्ट्री में दर्ज है। इन्होंने अपनी लाइफ को, परमवीर चक्र क्या होता है? परमवीर चक्र आपके पास में होता है जो मरणोपरांत मिलता है, जो शहीद हो जाते हैं ना किसी जंग में, उनको मरणोपरांत मिलता है कि उसने बहुत ही ज्यादा जो है वो अपनी हिम्मत दिखाई और उसने किया। जैसे कारगिल की लड़ाई में एक पर्सन था जो टैंक, पाकिस्तानी टैंक को उड़ाने के लिए, तो उस तक क्योंकि पाकिस्तान ऊंचाई पे था तो हमें एम करने में दिक्कत हो रही थी और रात का समय था, उस वक्त हम इतने एडवांस नहीं थे, तो वो बंदा एक लैंडमाइन लेके पाकिस्तान के टैंक के आगे पहुंच गया और उसने उसके टैंक के टायर के नीचे उस लैंडमाइन को रखा। उसको पता उसके साथ वो भी फट के उड़ जाएगा, पर उसने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। उसने कहा ये टैंक कितनी देर से हमें तंग कर रहा है, इसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मैं इसको ही उड़ा दूं, मेरी एक जान जाएगी पर मेरा देश तो सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही जब बहादुरी होती है तब आपको परमवीर चक्र मिलता है। तो इन्होंने अपनी लाइफ को जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया था अपने देश के लिए, इसके लिए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। साथ ही इनका नाम जो है हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है। नेशनल वॉर मेमोरियल में, आपको जो इंडिया गेट के पास में आपका नेशनल वॉर मेमोरियल है, कहीं वहां पे अगर आप कभी गए हो तो वहां पे भी आपने इनका नाम देखा होगा। पैट्रियोटिक सॉन्ग्स में, बुक्स में, स्टोरीज में, इवन जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं तब भी इनका नाम जो है वो बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। मेजर सोमनाथ शर्मा's legacy of courage and devotion to the nation remains forever alive, reminding us of the ultimate price paid for our freedom। और इनकी जो ये हिम्मत है, बहादुरी है, ये फॉर अलाइव मतलब एवर लास्टिंग है, इसका कभी कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता है, इसका हम किसी चीज से तुलना नहीं कर सकते हैं। ये एवर लास्टिंग है, कभी फेड नहीं होगी। और साथ ही ये हमें बताती है कि हमें अपनी आजादी को, अपनी शांति को बनाए रखने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, कि हमारे सैनिक अपनी जान दांव पे लगाते हैं उस आजादी को, फ्रीडम को पाने के लिए। The serene Kashmir Valley in the shadows of majestic Himalayas witnessed a tale of extraordinary heroism। सेरीन का मतलब क्या है आपके पास? अगर कश्मीर की घाटी में अगर आप जाओ तो वो बड़ी सुंदर है, बहुत ही पीसफुल है, बर्फ है, साथ ही आपके पास में आपको थोड़ा बहुत आपको देवदार वगैरह के पेड़ भी देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही शांति है, बहुत ही सुंदर आपके पास में ये वैली है, बहुत ही काम वैली है। तो उसमें अगर आप जाओ तो वहां पे आपको उन पहाड़ों को अगर आप कभी पूछो कि आपने यहाँ क्या देखा, तो आपको ऐसे सोल्जर्स की बहादुरी के किस्से बताएंगे, वो आपको ऐसे शहीदों के किस्से बताएंगे, उनकी हीरोइक एक्टिविटी के बारे में बताएंगे। वो आपको लगता तो है कि वो बड़े शांत है, काम है, वो सब पत्थर के बने हुए हैं और वो खड़े रहते हैं, पर एक तरह से वो विटनेस है। क्या है आपके पास में? विटनेस है किसके? एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरोइज्म के, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरोइज्म, बहादुरी के, जो हमारे सोल्जर्स ने वहां पे दिखाई है, एंड सेक्रीफाइस और बलिदान के, टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन बॉर्डर्स, ताकि कोई आपके पास घुसपैठिया अपने बॉर्डर्स को क्रॉस करके हमारे भारत के बॉर्डर में ना आ सके। The day began with the silence of a cold November dawn, but ended with echoes of courage that served as an inspiration for generations to come। अभी उस दिन की बात है आपके पास में जब मेजर साहब वो जो लड़ाई थे उसको लड़ रहे थे। कहते हैं कि भाई हमारे जो दिन की शुरुआत थी वो था आपके पास में, नवंबर का महीना था, तो एक ठंडा दिन था, आपके पास में इवनिंग थी, घाटी में जो है वो अपना एक अच्छा दिन बीता हुआ था, आपके पास में काम डे था आपके पास, जहां पे इंडियन सोल्जर्स ने बहादुरी से एक ऐसा इंस्पिरेशन सेट किया, एक ऐसा आपके पास में जो है वो
रिमार्केबल इवेंट सेट किया जिसको भी आने वाली जनरेशंस याद करती हैं और उनसे प्रेरित होते हैं. दिस वॉज द स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द ब्रेव men that led on a mission to protect Srinagar airport from falling into the hands of guerrilla force trained and backed by Pakistan. क्या हुआ था आपके पास में कि पाकिस्तान की जो गुरिल्ला फोर्स थी आपके पास में, पाकिस्तान की उस गुरिल्ला फोर्स ने पाकिस्तान का जो एयरपोर्ट था उस पर अटैक किया. सॉरी, पाकिस्तान की जो गुरिल्ला फोर्स थी उसने इंडिया का जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट पे अपने पास में जो है वो अटैक किया था आपके पास में. जिनको छिपके अटैक करने की स्किल सिखाई जाती है उन्हें गुरिल्ला बोलते हैं. स्पेशल ट्रेनिंग आपके पास में जिसमें कि आप पेड़ों के या इमारत के उसमें छिप के आप अटैक करते हैं. दैट इज गुरिल्ला फोर्स आपके पास में. मतलब एक छोटा सा ग्रुप होता है आपके पास में जिनकी कोई रेगुलर फाइटिंग स्किल नहीं होती है, उनकी स्पेशल फाइटिंग स्किल्स होती है आपके पास में जिसमें कि वो छिप के अटैक करते हैं और उनको पकड़ना इतना आसान नहीं होता है. तो मेजर सोमनाथ और उनका जो टीम है आपके पास में वो इस मिशन पे थे कि उनको श्रीनगर का एयरपोर्ट बचाना है. किससे? इस गुरिल्ला फोर्स के अटैक से अपने श्रीनगर के एयरपोर्ट को बचाना है. दिस इज अ स्टोरी ऑफ हाउ 90 men managed to foil the plan of some 500 inflators. हम बोल रहे हैं गुरिल्ला फोर्स ऑफ ट्रेंड पाकिस्तानी आपके पास, मतलब वो कितने हैं? आप बोलो कि भैया एक छोटा ग्रुप है, तो वो छोटा ग्रुप में कितने हैं? लगभग 500 लोग हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं. कितने हैं आपके पास में? 500 आपके पास में लोग हैं. तो गुरिल्ला फोर्स में 500 इन्वेडर्स थे आपके पास, 500 आपके पास में जो है वो अटैकर्स थे आपके पास में. और मेजर सोमनाथ के पास कितने थे? 90% थे. अब ये चाहते थे, जो आतंकवादी हैं ये चाहते थे कि श्रीनगर और कश्मीर की जो घाटी है उसको किसी तरह से अपने कंट्रोल में ले आए. श्रीनगर और कश्मीर की घाटी को किसी तरीके से अपने कंट्रोल में ले आए और एक इंडिपेंडेंट इंडिया, जो न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया है, उसको एक करारा तमाचा मारे. The events that led to the Battle of Budgam started in August 1957. हम उस बैटल की बात करें जब ये लड़ाई हुई तो ये इसमें आपके पास में शुरुआत हुआ अगस्त 1947 से, जब पाकिस्तान ने लॉन्च किया ऑपरेशन गुलमार्ग टू अनेक्स कश्मीर वैली. गुलमार्ग आपने सुना भी होगा, जहाँ पे अभी अपना हमारा संगरूर वाला जो हुआ था ना, तो गुलमार्ग आपके पास में उन्होंने पाकिस्तानियों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन गुलमार्ग. ये ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया था कि उन्होंने कश्मीर की जो घाटी है उसको हथियाना था, उस पर अपना कब्जा स्टैब्लिश करना था. एंड दिस वाज इन वायलेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट विद हरी सिंह द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु हैड कमिटेड पाकिस्तान नॉट टू अटैक द स्टेट. अब हुआ क्या था कि जब पार्टीशन हुआ था हमारे पास में, तो पार्टीशन के टाइम पे एक तो बन गया ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान. इसके अलावा इंडिया में भी उस वक्त कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब ये राजा महाराजाओं के चल रहे थे. तो उनको कहा भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम अगर हमारे पीएम के पार्लियामेंट्री रूल में आना चाहो तो इसमें आ जाओ, वरना तुम इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो. तो कुछ ने इंडिपेंडेंट रहना मंजूर किया. उसमें थे आपके पास में उस वक्त जो महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, हरी सिंह आपके पास में. तो हरी सिंह के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान का कि भाई वो जो हमारे पास कश्मीर का हिस्सा है उस पर अटैक नहीं करेंगे, उस पर अटैक नहीं करेंगे. तब जब ये 1947 में एग्रीमेंट हुआ था, आज़ादी के समय, तब की बात हो रही है. However, instead of honoring the commitment, the Pakistan Army trained and equipped around 1,000 invaders who possessed deep knowledge of mountain passes and local terrain to enter Kashmir and take control of strategic locations, including Srinagar Airport. पर पाकिस्तान तो भाई पाकिस्तान, वो कभी अपने ट्रीटी पे, पीस पॉलिसीज पे रुकता ही नहीं है. तो पाकिस्तान ने उस एग्रीमेंट को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं किया. इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग द कमिटमेंट, मतलब वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी कमिटमेंट को तोड़ दिया. जो पाकिस्तानी आर्मी थी उसने कितने 1,000 इन्वेडर्स, मतलब कितने आतंकवादी 1,000, एंड दे वर इक्विप्ड, मतलब उनके पास असला गोला बारूद आपके पास में बहुत है, पूरी तरीके से वो ट्रेंड है पाकिस्तान आर्मी के द्वारा. और इन्होंने ऑपरेशन गुलमार्ग के लिए इनको भेजा और इसके साथ में इन्होंने क्या कहा
कि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है आपके पास में, स्ट्रेटेजिक लोकेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले क्या होता है, जो मेन देश की अथॉरिटीज है आप उससे उनका नाता तोड़ दो। तो जैसे श्रीनगर एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से आर्मी आ सकती है, जा सकती है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई हम सबसे पहले किस पे अटैक करेंगे, श्रीनगर एयरपोर्ट पे, उसको अपने कब्जे में लेंगे। एंड द अल्टीमेट गोल, इनका अल्टीमेट गोल क्या था? Their ultimate goal was, their plan was to engineer a revolt in Kashmir, overthrow the government and capture the territory. इनका अल्टीमेट गोल क्या था आपके पास में? कि इनको इंडियन गवर्नमेंट को हटा देना है और वापस से वहां पे अपनी सरकार को स्टैब्लिश करना है, लाइक पाकिस्तान सरकार को स्टैब्लिश करना है। एंड इफ दे हैड सक्सीडेड इट वुड हैव अलाउड देम टू कंट्रोल स्ट्रेटेजिक माउंटेन पासेस। अब इन्होंने कौन से 1000 ऐसे लोग बंदे भेजे जिनको पहाड़ों की अच्छी नॉलेज है, दर्राओं की अच्छी नॉलेज है, घाटी की अच्छी नॉलेज है, उनको तैयार किया। तो अगर ये सक्सीड हो जाते, मान लो ये जीत जाते वो लड़ाई, तो ये जितने भी हमारे ऐसे रास्ते हैं, हाईवेज हैं, पहाड़ों के रास्ते हैं, एयरपोर्ट के रास्ते हैं, उन सबको अगर ये कंट्रोल में कर लेते तो ये बाकी इंडिया से कश्मीर का कनेक्शन एक तरह से हटा देते, तोड़ देते, तो उनको हराना मुश्किल होता। तो 22 अक्टूबर ऑपरेशन गुलमार्ग वर लॉन्च, 22 अक्टूबर को ऑपरेशन गुलमार्ग लॉन्च किया गया और ये सारे के सारे जो 1000 इन्वेडर्स हैं ये कश्मीर में आ गए, जिसके कारण जो महाराजा थे उन्होंने भाई अब इंडिया से बोला कि भाई अब तो ये ऐसे हमारे पास में इन्होंने हमारी एग्रीमेंट को तोड़ दिया है, तो भाई हमें आपकी साथ की जरूरत है। और इंडिया की बॉर्डर के पास बात आ गई है आपके पास में, तो कश्मीर जो है वो 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया का हिस्सा बन गया। In response to this invasion, the government of India sent its troops to defend the people of Kashmir. जैसे अभी बांग्लादेशियों के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे ही जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने अपने ट्रूप्स, अपने आर्मी के जवान भेजे कश्मीर को डिफेंड करने के लिए, कश्मीर को बचाने के लिए, इंडियन बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए। कब? अगले ही दिन क्विक एक्शन 27 अक्टूबर 1947 को a contingent of troops posted to Jammu and Kashmir was airlifted into Srinagar because the land route through Pathankot was not in good condition. तो जम्मू एंड कश्मीर पे एयरलिफ्ट किया गया, मतलब जो हमारा जहाज है या फिर हेलीकॉप्टर है उनसे वहां पे पहुंचाया गया। क्यों? क्योंकि पठानकोट से जो आगे का रास्ता था आपके पास में वो अच्छी कंडीशन में नहीं था, कुछ भी हो सकता है, बर्फबारी से जाम है, लैंडस्लाइड है, इस कारण से उनको एयरलिफ्ट करके वहां पे पहुंचाया गया, क्योंकि लैंड रूट बहुत ज्यादा रिस्की था। दो चीजें थी आपके पास, कह रहा है नॉट इन गुड कंडीशन, मतलब एक तो आपके पास में बहुत ही रिस्की, आपके पास बर्फबारी वगैरह हो रही है, सब कुछ है। दूसरा आपके पास टाइम कंज्यूमिंग है, अगर ये रास्ते से जाते तो इनको कम से कम 10 से 12 दिन लग जाते आपके पास में, पर हमने उससे नहीं भेजा क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता। सो ऑन 31 अक्टूबर आपके पास the D Company of the 4th Battalion of Kumaon Regiment under the command of Major Somnath Sharma was also flown into Srinagar. तो 31 अक्टूबर को जो डी कंपनी थी आपके पास में, ये मच्छर काट रहा है, कहीं दिख रहा है? काट के भागा जा रहा है, पूरा हाथ लाल कर दिया। तो 31 अक्टूबर को जो डी कंपनी थी 4th बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट की, वो मेजर सोमनाथ के कंट्रोल में कहाँ पहुंची? श्रीनगर। कहाँ पहुंची? श्रीनगर। अब समझ में आया उनका क्या प्लान था कि पहले श्रीनगर एयरपोर्ट क्यों उड़ाना है? क्योंकि अगर श्रीनगर एयरपोर्ट उड़ा दिया तो कहीं से इनके पास मदद नहीं पहुंचेगी। एट दैट टाइम मेजर सोमनाथ शर्मा लेफ्ट हैंड वॉज इन प्लास्टर, but he, instead of being with his company while in combat, he knew that his mission would be very challenging and told his seniors, I know my men better than anyone else. And if they are going into action, they are not going in without me. अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब वो श्रीनगर के लिए जा रहे थे तो मेजर सोमनाथ का जो लेफ्ट हैंड था वो प्लास्टर में था, मतलब उनकी हड्डी वड्डी टूटी होगी और उनके प्लास्टर लगा हुआ था। अब ये कि भाई तुम एक कंपनी के साथ फील्ड में रह लो, उन्होंने कहा नहीं मैं तो कॉम्बैट में जाऊंगा। कॉम्बैट मतलब जहां जंग हो रही है, मैं उस जंग में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनको पता था मिशन बहुत क्रूशियल है, अगर पाकिस्तान जीत गया तो वापस से कश्मीर को पाना मुश्किल हो जाए। और उन्होंने क्या कहा? आई नो माई मैन बेटर देन एनीवन एल्स। कहता है कि ये मेरी बटालियन है,
इसको मैं किसी और से भी ज्यादा अच्छे से जानता हूँ, मतलब इनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, कोई मेरी तरह इनको नहीं जानता है। और अगर मेरी बटालियन एक्शन में जा रही है, मतलब अगर मेरी बटालियन जो है वो फाइट में जा रही है, देन आई एम द पर्सन हु इज गोइंग विद देम। वो एक्शन में आएंगे तो मैं भी एक्शन में आऊं। ये दिखाता है उनका कमिटमेंट, उनका डिटर्मिनेशन, कि कितने डिटरमाइंड थे वो अपनी कंट्री के लिए। सो बिफोर देयर अराइवल इन श्रीनगर, तुम सोचो तुम्हारा तो हाथ फ्रैक्चर भी नहीं होता, थोड़ा सा दर्द होता है, तुम्हें छुट्टी चाहिए, सब कुछ चाहिए, नो कमिटमेंट टूवर्ड्स स्टडीज। देखो हमारे मेजर साहब इतने कमिटेड। सो बिफोर देयर अराइवल इन श्रीनगर देयर हैड बीन एन अनफाउंडेड रूमर ऑफ ट्राइबल मूवमेंट टुवर्ड्स द विलेज ऑफ बदगाम, लेस देन 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम श्रीनगर एयरपोर्ट। अब इससे पहले कि जो मेजर साहब है आपके पास में अपनी डी कंपनी के साथ पहुंचते, वहां एक रूमर फैल गया, एक अफवाह जो है वो आपके पास में फैल जाती है आपके पास में, क्या कि कोई एक ट्राइबल मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है आपके पास में? एक ट्राइबल मूवमेंट हो रहा है आपके पास में। एक जनजातीय ग्रुप जो है वो बदगाम, जो आपके पास गांव है उसके पास में एक मूवमेंट कर रहे हैं, और ये एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर से भी कम दूरी पे है, मतलब बहुत पास है, वो जो पत्थरबाजी वगैरह इस वाले। The village was on a higher altitude than the airfield, and SS was through the village. Hence, it was important for Indian forces to retain control of the area in order to protect troops and facilitate supplies arriving via air. अब ये जो गांव था ये इम्पोर्टेंट क्यों था? ये इम्पोर्टेंट इसलिए था आपके पास में कि जो भी अब एयरपोर्ट से आपके पास में सैनिक तो आ गए, पर सैनिकों का खाना पीना, असला बारूद जो भी आपके पास आना है वो एयरपोर्ट के थ्रू आना है, सप्लाईज आपकी आनी रहती है। अगर आपने गांव पे कंट्रोल नहीं किया तो गांव के थ्रू ही सब कुछ ट्रांसपोर्ट होके आने वाला है, फिर वो लोग दंगा करेंगे तो आपको करने नहीं देंगे। तो इट वॉज नेसेसरी कि भैया आप इस पे अपना कंट्रोल बनाए रखें। इन रियलिटी द एनिमी हैड स्टार्टेड arriving in Badgam in small groups to avoid detection. And on 3rd November 1947, several companies, including Major Somnath's D Company, were sent to patrol and assess emerging threats in around the village. अब जो ये आपके पास उग्रवादी आते हैं, इनके काम क्या होता है कि पहले इनको लोकल्स के साथ मिक्स होता है। अब ये रिवॉल्ट क्यों हो रहा था? ये रिवॉल्ट इसीलिए हो रहा था कि उनके मूवमेंट को रोकना था। जो आपके पास में 500 लोग आपके पास में आए थे, मिलिटेंट आए थे, वो छोटे छोटे ग्रुप्स में आने लग गए थे, और ताकि कोई उनको पहचान ना सके इसलिए वो गांव में छिपने लगे, घरों में छिपने लगे। तो 3 नवंबर 1947 को और भी कई सारी जो कंपनीज थी और डी कंपनी को पेट्रोल के लिए भेजा गया। पेट्रोलिंग क्या होती है आपके पास कि जब आप गली गली में छोटे छोटे एरियाज में देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे कहीं कोई मिसलीडिंग एलिमेंट तो नहीं है आपके पास, तो पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। एंड थ्रू आउट द डे द वैली वॉज एयरली साइलेंट। पेट्रोलिंग हो रही है तो पूरा सन्नाटा होता है आपके पास में एकदम, कि सब जो है वो घबराए होते हैं कि कहीं किसी के घर पे कहीं वो मिल ना जाए कोई ऐसा मिसलीडिंग एलिमेंट। अराउंड आफ्टरनून द कंपनीज वर ऑर्डर टू रिटर्न वन बाय वन। फिर दोपहर को इनको बुला लिया गया। डी कंपनी विद 90 सोल्जर्स वाज द लास्ट, सबसे आखिर में पहुंची डी कंपनी जिसके पास 90 सोल्जर्स थे। एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बाय 2 PM। उम्मीद थी भाई ये 2 बजे तक आ जाएंगे, पर ये सबसे लेट आए। एंड व्हेन द एनिमी under the command of Pakistani army saw that only a small group of Indian soldiers were left behind in Badgam, they attacked them. अब डी कंपनी में कितने थे भाई? 90 मेंबर्स थे। बाकी सारी कंपनी जा चुकी हैं, धीरे धीरे गांव से निकलती जा रही, सिर्फ डी कंपनी बची जिसमें 90 मेंबर्स थे। तो जब वो गुरिल्ला वॉरफेयर वालों ने देखा, जो 500 लोग थे मिलिटेंट, उन्होंने देखा अरे नहीं है, इनको तो अभी मार देते हैं, तो उन्होंने इन पे अटैक किया। एंड देयर इनिशियल अटैक वाज मेट विद स्टिफ रेजिस्टेंस बाय मेजर सोमनाथ एंड हिज मेन। तो उनके शुरुआती अटैक को मेजर सोमनाथ ने और उनके आदमियों ने बहुत अच्छे से रेजिस्ट किया। एंड however मेजर सोमनाथ करेक्टली विजुअलाइज दैट द फर्स्ट अटैक वाज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन। पर मेजर सोमनाथ ने क्या कहा कि ये जो अटैक है ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, मतलब इट इज नॉट द रियल अटैक, दे आर प्लानिंग समथिंग मोर बिगर। ये तो सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, दे आर प्लानिंग समथिंग मोर बिगर। एंड शॉर्टली देयर आफ्टर मेजर अटैक केम फ्रॉम अनदर साइड। और दूसरी तरफ से तब दूसरा अटैक हो गया आपके पास, जिसमें लगभग कितने 500 के 500 पूरे इन्वेडर्स आपके पास में इन्वॉल्व थे। एंड द पाकिस्तानी इन्वेडर्स
sought to capture the Srinagar airfield and its surrounding area. इन इन्वेडर्स का था कि इनको श्रीनगर का जो है वो एयर स्पेस है और उसके आसपास के एरिया से उनको अपने कब्जे में ले आना है. It was clear to Major Somnath Sharma that defeating Srinagar town, the airfield and the wider valley was indeed difficult under reinforcement until reinforcement arrived. तो ये चीज मेजर सोमनाथ को भी पता थी कि ये दोनों प्लेसेस आपके पास में कितनी आपके पास में क्रूशियल है, कितनी इंपॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम सोमनाथ को भी पता था, किसको, मेजर सोमनाथ को, इनको भी पता था कि भाई जब तक हमारे पास रीइंफोर्समेंट नहीं आएगी, क्यों, आपके सामने जो बंदे हैं वो बहुत ज्यादा हैं तादाद में, एंड वो आपके पास गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक में जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया तो पता चल गया भी वो गुरिल्ला टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं. दैट मीन्स उसमें वो आपके पास में ट्रेंड है. तो इनको ये चीज तो समझ में आ गई थी कि इतने बड़े अटैक से डील करने के लिए इनको जो है वो और रीइंफोर्समेंट की जरूरत होगी. मतलब और आपके पास में क्योंकि आप तो सिर्फ पेट्रोलिंग पे गए हो, तो आप छोटी मोटी बंदूकें लेके गए ना, आपके पास में कोई जो है वो गोला है या कुछ ऐसा फेंकने के लिए ग्रेनेड वगैरह है. तो ये चीज था कि भाई जब तक आपके पास में बैकअप आएगा तब तक जो है वो इसको प्रोटेक्ट करना मुश्किल काम है. समझ में आ रही है बात. तो उनको ये पता था कि उनको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिएगी. आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन ही रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक्स. He bravely laid out ground panels to guide the aircraft towards their target. The aerial attacks were successful in hitting the tribal invaders, but they still outnumbered D Company by almost 7-1. The attack on the position occupied by Major Somnath's men continued. तो उन्होंने पूरा जो है वो उसका क्या किया, आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन, मतलब उसका फुल ऑब्जर्वेशन, फुल इवैल्यूएशन किया और मेजर सोमनाथ शर्मा ने रिक्वेस्ट किया कि भाई एयर स्ट्राइक करो, मतलब ऊपर से बॉम्बार्डिंग करो, ऊपर से बॉम्बार्डिंग की जाए आपके पास, क्योंकि वो रेडियो तो होते ही है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए. अब ऊपर से अगर आपके पास में बॉम्बार्डिंग हो रही है, एक गांव है छोटा सा जिसमें 400 मतलब 400-500 लोग हैं, उसमें 500 इन्वेडर हैं और आप भी वहीं पे हैं, तो अगर ऊपर से बम फेंका गया तो आप पे भी होने वाला है भाई, नुकसान आपको भी होगा. तो ये पता था कि भाई अगर ऊपर से बम्बार्डिंग हुई तो फिर मुश्किल है कि आप सेव हो पाओगे. दूसरा, अगर आपको एयर स्ट्राइक करवानी है, मतलब उस वक्त इतना एडवांस नहीं है सब कुछ, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन खुद बाहर निकल के बतानी पड़ेगी कि भाई तुम्हारे राइट में इतना 2 PM पे फेंको, 4 PM पे फेंको, तुम्हें खुद बतानी पड़ेगी. तो इन्होंने अपना कवर छोड़ा और ये ग्राउंड लेवल पे निकल गए एयरक्राफ्ट को गाइड करने के लिए. एयरक्राफ्ट सक्सेसफुल हुई आपके पास में, जो एयरक्राफ्ट आपके पास स्ट्राइक्स थी वो सक्सेसफुल हुई, पर अभी भी जो हमारे पास में डी कंपनी के मेंबर्स थे वो इन्वेडर्स के, मतलब आतंकवादियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम थे. मतलब जितने भी बम गिरे फिर भी आपके पास में 500 में से बहुत ज्यादा अभी भी बहुत ज्यादा जिंदा बच गए थे. Vastly outnumbered and facing devastating fire, Major Somnath Sharma and his men stood resolute. The air was thick with the sound of gunfire and cries of battle, but Major Somnath's voice cut through the chaos, urging his men to fight with tenacity and valor. तो वास्टली आउटनंबर्ड मतलब बहुत ज्यादा कम संख्या में थे, बहुत कैजुअलिटीज हो गई, बहुत बंदे मर गए, बहुत इंजोर्ड है आपके पास में, फिर भी मेजर सोमनाथ ने बहुत ब्रेवरी दिखाई. कितनी भी गोलीबार आवाज आवाज चल रही है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, ऊपर से बम्बार्डिंग हो रही है, बहुत आवाजें हो रही हैं, फिर भी मेजर सोमनाथ की आवाज दूर से ही सुनाई दे रही थी कि पूरी बहादुरी के साथ लड़ो, हिम्मत मत हारो. And despite heavy casualties and his own injuries, Major Somnath Sharma displayed unparalleled bravery. He moved fearlessly through the battlefield, directing fire, filling magazines for his gunners, and encouraging his men to hold their ground. इतनी कैजुअलिटीज और इतनी इंजरीज, खुद को भी इंजरी हो गई है भाई, खुद का हाथ फ्रैक्चर है, सबको गाइड कर रहा है, खुद को भी इंजरी हो गई, पर फिर भी ये सामने जाके फाइट कर रहे हैं, फील्ड में ओपनली फाइट कर रहे हैं और मैगजीन्स भर रहे हैं. फायर तो नहीं कर पा रहे, डायरेक्शन दे रहे हैं, इधर करो उधर करो, मैगजीन्स भर रहे हैं, जो बंदूक में वो भरते हैं ना मैगजीन, उसको भर रहे हैं. और इन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई अपने जो ग्रुप के मेंबर्स से उनको लीड करते. चलो नेक्स्ट आगे करेंगे.